Hello students, how are you? Welcome in my SR literature classes to all of all students. I hope that all students are preparing yourself for board exam. I hope that you will get good marks. उम्मीद है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मार्क्स भी आएंगे. Today I will explain one poem. The name of this poem is My Mother at 66. ये जो पोएम है, आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट पोएम फॉर योर सिलेबस बिकॉज एवरी ईयर यू विल फाइंड वन स्टैंजा फ्रॉम दिस पोएम इन योर क्वेश्चन पेपर. ये मैंने हर साल देखा है एंड इट वाज अ कंप्लीटली अमेजिंग. कई बार तो मैं ऐसे सोचता रहता हूँ, अरे व्हाट इज देयर इन दिस पोएम, ये है क्या इसमें ऐसा कि बार बार जो है उसका एक ही स्टैंजा कहीं ना कहीं आ जाता है. तो आई होप दैट you will get one stanza in your question paper once again in this year. So ready to listen attentively. बहुत इजी पोएम है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. आप थोड़ा सा भी ध्यान से attentively if you listen then you will learn it so easily. तो आराम से उसको याद हो जाएगा. उसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं, जो भी कुछ है आप उसको अच्छे समझ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो. सबसे पहले I will tell you a short biography of this poet. ये जो poet है इनका अपना एक जो नाम है कमला दास एक्चुअल नाम है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे जो वर्क्स किए हैं, जो बहुत सारी जो लिखा है वो माधवी कुटी के नाम से लिखा है. ये केरला के अंदर जो है, केरला की नेटिव थी, रहने वाली वहां की. और इनकी जो लाइफ है वो आप कह सकते हैं इट वॉज ए कंप्लीटली कंट्रोवर्शियल लाइफ. आप फर्दर इन हायर क्लास यू विल स्टडी इफ यू विल स्टडी इन लिटरेचर क्लासेस, तो श्योर यू विल फाइंड द कमला दास पोएम्स. अ लॉट ऑफ पोएम्स आर देयर. मैंने भी बहुत सारी पढ़ी हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज पोएम्स हियर. यहाँ आपके लिए जो है आप उसी को देख लेना. तो लाइफ जो है काफी कंट्रोवर्शियल रही है और जितनी भी मोस्ट ऑफ पोएम्स है उनकी, वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, खुद की लाइफ से ही रिलेटेड है. तो और ये कैसे कि इंडिजीनियस का मतलब कहीं ना कहीं इंडिजीनियस सोयल एक वर्ड भी यहाँ पे आया है पोएम में. तो उसका एक मातृभूमि यानी कि अपने ही देश का जो उसमें कहीं ना कहीं टच है. बहुत सारी जो पोएम्स है उसकी वो अपनी एक जो होम लाइफ होती है, डोमेस्टिक लाइफ होती है, वो शायद सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड और इसी कारण से एंड में चलकर उन्होंने अपना एक रिलीजन भी अपना उन्हें चेंज करना पड़ा था. चलो आई एम नॉट गोइंग सो फार अबाउट हर पर्सनल लाइफ. लेकिन अब हम यहाँ जो है आपकी जो पोएम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में ही बताते हैं आपको और देखेंगे आप पोएम को. अगर आप इफ यू थिंक बेटर यू मे टेक योर बुक, और मैं एक वर्ड टू वर्ड जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. आप अपनी एक बुक लीजिएगा बिकॉज आई हैव नॉट सच अ डिवाइस या स्मार्ट बोर्ड. तो आप समझ सकते हैं इस चीज को और अपनी बुक का आप ओपन करके देखिए. मैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल टेल एवरीथिंग टू यू. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पोएम की समरी के बारे में बात करता हूं, क्योंकि बिकॉज इफ यू नो द समरी ऑफ दिस पोएम देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस. तो आराम से आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो. पोएट जो है अपनी मदर को लेकर के कोचीन एयरपोर्ट जा रही है एंड हर मदर एट दैट टाइम शी वॉज नियर अबाउट द 66 ईयर्स ओल्ड. आप समझ सकते हैं 66 ईयर्स ओल्ड है तो एक ओल्ड एज ही है. तो वो है जब कार में बैठी हुई है तो एट दैट टाइम सी सो हर मदर बिकॉज शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर. वो अपनी मदर को देखती है क्योंकि वो उसके पास बैठी हुई है. और चलते चलते मतलब व्हेन शी वॉज ड्राइविंग द कार, तो अचानक ही उसे ऐसा अपनी मदर, उसकी मदर क्या कर रही है, शी वॉज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप. उसको डोज कहते हैं. वो थोड़ा सा जैसे झपकी ले रही है, सो रही है और उसका जो माउथ है वो ओपन है, खुला हुआ है. वो उसके फेस को देखती है और एकदम थोड़ा सा सी स्टार्टेड टू फील अ पेन
तो उसे थोड़ा सा एकदम कष्ट पीड़ा सी होती है, अरे मेरी मदर तो इतनी ओल्ड हो गई है। उसका जो फेस है वो काफी डल लग रहा है, जस्ट लाइक ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह, और वो एकदम मतलब सी फेल्ट ए काइंड ऑफ पेन। तो उसे एक दर्द सा अपने मन में होता है। फिर उसके बाद जो है उसे ऐसा एहसास होता है कि वेरी सुन सी विल डिप्राइव फ्रॉम हर मदर, कि भाई अपनी मदर से वो थोड़ा सा बिछड़ जाएगी, उसकी मतलब मर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो उस तरह का थिंकिंग जो है, थॉट जो है उसके मन में आता है, और वो बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा दर्द या पेन को महसूस कर दिया। उसी समय उसने सोचा, मतलब सी शुड कीप अवे दिस थॉट, कि भाई छोड़ो इस विचार को, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती, और वो बाहर की तरफ देखने लगती है। अब यहां एक डिफरेंट कंपैरिजन किया गया, एक यंग जनरेशन, एक इमर्जिंग जनरेशन, बाहर की तरफ वो कुछ बच्चों को देखती है, कुछ पेड़ों को देखती है, और पेड़ भी ऐसा लग रहा है जैसे कि स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। अब एक नेचुरल होता है, आपने देखा एक इस तरह का फेनोमेना होता है कि आप देखेंगे जैसे गाड़ी में हम चलते हैं तो इस तरह का लगता है जैसे कि पेड़ जो है पीछे की तरफ हमारी तरफ भाग रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो यहां उसने मतलब एक और कुछ बच्चे हैं, दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, वो घर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दे वर सो हैप्पी एंड मैरी, तो इस तरह से बहुत खुश हैं। तो एक वहां उसने बताया है कि दीज आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड। वन वर्ल्ड इज सिटिंग बिसाइड हर, एक दुनिया उसके पास बैठी है, उसकी मदर, एंड सी इज नियर टू डेथ, वो बिल्कुल मृत्यु के किनारे पर है। एंड अदर वर्ल्ड इज आउटसाइड, इट्स अ एनर्जेटिक एंड इमर्जिंग वर्ल्ड, ये एक उभरता हुआ एक एनर्जेटिक वर्ल्ड है जो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ एक नई दुनिया में आ रहा है, वो यंग जनरेशन है, ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तो एयरपोर्ट पर जाते हुए फिर वंस अगेन सी सा हर मदर, एक बार फिर से अपनी मदर को देखती है, लेकिन वहां उस समय फिर उसको वही एक तरह से एक डर, एक भय अपनी मां से बिछड़ने का, उसके मरने का उसे फिर से होता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो मदर है बिल्कुल जैसे मून होता है, और वो एट द टाइम ऑफ सेटिंग, छिपते समय उसका जो एक कलर जो है वो एक तरह से डल हो जाता है, और साथ के साथ ऐसा लगता है कि जैसे उसकी एंड ऑफ लाइफ है। तो उसकी कंपैरिजन की है उसने एक छिपते हुए मून के साथ, एक विंटर मून के साथ। और लास्ट में ये भी बताया गया कि एट द एंड व्हेन शी वाज पार्टिंग हर मदर, व्हेन शी वाज गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, तो वो अपनी मदर को कहीं ना कहीं उसमें लास्ट में एक वर्ड आता है कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वो उसकी तरफ मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। वो क्यों मुस्कुराती है? बिकॉज शी वॉज हाइडिंग हर पेन, शी वॉज हाइडिंग हर सफरिंग, अपनी पीड़ा को, दुख को, अपनी मदर के को बिछड़ने का या उसको वो छिपाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ये पूरी पोएम का एक समरी है, और मैं आपको अभी लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड, you will get the every words meaning and every poetic devices of this poem. आप सुनिए ध्यान से, और हो सकता है I request you that open your book and start to read. Yes, सबसे पहले कहा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो कहते हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रही होती हूँ ड्राइविंग करते हुए, मतलब आप कह सकते हैं कि नरेटर जो आपकी पोएट है, सी हरसेल्फ वो ड्राइविंग, वो खुद ही ड्राइविंग कर रही है। कोचीन को जा रही है टू लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे बताया उसने, लास्ट फ्राइडे को, मॉर्निंग समय है, मॉर्निंग का, फ्राइडे का दिन है। फिर वो क्या कहती है, आई सो माई मदर बिसाइड मी, तो सी सो दैट हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कि उसकी मदर जो है वो उसके पास बैठी हुई है, वो उसको देखती है। उसके बाद जो है उसकी मदर की कंडीशन को बताइए कि एट दैट टाइम शी वॉज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, वो एक छोटी सी झपकी नींद ले रही है, और ओपन माउथ, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। ऊपर की लाइन में ध्यान से देखेंगे, माई मदर बिसाइड मी, माई मदर बिसाइड मी, एम का इसमें जो इनिशियल लेटर उसका रिपीटेशन है, तो यहां पर आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। उसकी मदर जो है उसके पास बैठी हुई है, और वो यानी एक तरह से शी वॉज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, और उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक, चेहरा जो है एसन लाइक, एसन एस का मतलब राख होता है, इसको डल कलर से मैच किया गया है,
उसका जो फेस है वो बिल्कुल एकदम एसन की तरह लग रहा है, राख की तरह लग रहा था। यहां पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो आपकी लाइक वर्ड यूज हुआ तो इसलिए सिमिली है। तो यहां आप देखेंगे, इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ऑफ कॉर्प्स, बिल्कुल ठीक वैसे ही जिस प्रकार से एक कॉर्प्स होती है, डेड बॉडी होती है, वैसा उसका फेस दिखाई देता है। क्योंकि मरने के बाद जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई दूसरा, उसका जो फेस का जो यानी कि जो पिंकनेस होती है, तो फेस के ऊपर जो एक तरह से एक बढ़िया एक स्मार्टनेस या चेहरा जो जो ब्राइटनेस होती है वो डल हो जाती है। तो इसलिए जो है वो कहती है कि बिल्कुल कॉर्प्स की तरह लग रही थी। रियलाइज्ड विद पेन, और इसी को देख करके जो है जो पोएट होती है उसके मन में अचानक ही एकदम बहुत एक दर्द, एक दुख होता है, एक सफरिंग, एक पीड़ा होती है कि भाई ये तो मदर का जो बिल्कुल नियर ही है, पास है, मतलब आफ्टर सम डेज शी विल नॉट बी विद मी, आफ्टर सम इयर्स, साल हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, कि भाई वो बिल्कुल डेथ के नियर पहुंच गई है। दैट शी वॉज एज ओल्ड, और वो फिर कहती है कि वो इतनी बुढ़ी हो गई है, एज द लुक्ड, जैसे वो दिख रही है। उससे पहले शायद हो सकता है कि जो पोएट होती है उसको इतना रियलाइज ही नहीं हुआ, यानी कि शी कुड नॉट रियलाइज इट दैट शी हैज बिकम सो ओल्ड, कि वो इतनी ओल्ड हो गई है, उसने उसका रियलाइज ही नहीं किया था। फिर आगे कहती कि इनकी रियलाइज्ड, यह तो आ गया उसमें लुक्ड। अब उसके कहते हैं कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब नरेटर फिर क्या कहती है कि मैंने क्या सोचा कि अब मुझे इस विचार को छोड़ना चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ सैड थिंकिंग, इट वॉज अ सैडफुल थॉट। तो ये ठीक नहीं है, इसलिए कई बार ऐसे सोचते हैं कि अरे क्या क्या गलत बात सोच रहे हो, मदर की मरने की बात सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैंने इस विचार को छोड़ दिया, इसको अवे करा, एंड लुक्ड आउट ऑफ दी आउट, और फिर उसके बाद मैंने बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने देखा कि जैसे वो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी समरी में बताया, एक नेचुरल होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि जैसे हम गाड़ी में किसी ट्रेन में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं हमारी तरफ को। तो यहां उसने दो वर्ल्ड को कंपेयर किया है। तो एक बाहर की जो दुनिया है वो काफी एक तरह से एनर्जेटिक को दिखाया, एक यंग जनरेशन, एक एमर्जिंग वर्ल्ड को दिखाया, और अपनी मदर को जो है वो एक डेक्लाइनिंग वर्ल्ड को उसने बताने की कोशिश की है। देखो यहां लिखा ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन पेड़ तो भागते नहीं है। तो जब भागते नहीं है तो यहां पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। आप इसको ध्यान रखना, जब हिंदी में मानवीकरण कहते हैं तो जैसे किसी लाइफलेस या कोई ऐसी चीज जो निर्जीव चीजें मानी जाती हैं, वैसे तो पेड़ में जीवन होता है लेकिन उसको निर्जीव ही काउंट करते हैं। तो जो ऐसा लगता है जैसे कि वो लिविंग बीइंग की तरह जो है उसको काउंट करते हैं, तो वहां पर उसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसको अंडरलाइन करके ध्यान से लिख लेना। फिर दूसरा एग्जाम्पल देती है मैरी चिल्ड्रन, बहुत ही कुछ खुश बच्चे, हैप्पी जो चिल्ड्रन है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर आ रही हैं। तो वो ये दो चीजें बताई उसने, एक तो यानी कि यंग एंड हैप्पी एंड मैरी चिल्ड्रन, दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एंड इट सीम्स दैट द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, ट्रीज वर रनिंग बिहाइंड देम, जैसे चिड़ी पेड़ उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। अब आगे लिखा बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, और इसके बाद आफ्टर दैट व्हेन शी रीच्ड एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो एयरपोर्ट की चेकिंग वगैरह हो जाती है। और उसके बाद लिखा उसने स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, एक बार फिर से वो जो पोएट है वो एक बार फिर से कोई दूर फासले से खड़ी हो जाती है और फिर से अपनी मदर को देखने लगती है, बिकॉज दैट थॉट वाज इन हर माइंड इवन एट दिस टाइम, अभी भी उसके मन में वही विचार चल रहा था अपनी मदर को लेकर के। वो फिर से देखती है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर मैंने उसको देखा, वन पेल, वन का मतलब होता है वही डल, बिल्कुल एकदम उसका जो फेस है वो चेहरा येलोविश हो गया है और एक तरह से बिल्कुल डल हो गया है। तो एक बार फिर से उसको वैसे ही दिखता है जैसे कि वो एज ए सी सो हर इन कार व्हेन शी वाज सिटिंग बिसाइड हर, जब वो उसके पास बैठी हुई है। फिर एज अ लेट विंटर्स मून, अब यहां पर भी वही है, अब उसके मदर के फेस को उसने फिर से कंपैरिजन किया है
लेट विंटर मून से। तो विंटर का समय में मून जो है वो इतना ब्यूटी, इतना सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि विंटर में कहाँ कोई बाहर उसको देखेगा नहीं, और वो भी ऐसा ऐसा मून, ऐसा चंद्रमा जब वो लेट का मतलब होता है यहां पर जो व्हेन शी वाज गोइंग टू सेट, यानी कि जब वो चंद्रमा जो है वो छिपने जा रहा होता है, तो वो उस समय की बात करती है। तो यहां पर उसकी मदर का जो उसने अपनी मदर को कंपैरिजन किया है, यानी कि लेट विंटर मून से किया है। तो जैसे चंद्रमा का अंत होने वाला है, चंद्रमा छिपने वाला है, तो उसी तरह से उसकी मदर का जो लाइफ है वो भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उसका इट वाज एंड ऑफ हर मदर्स लाइफ। तो यहां पर भी जो है एज लेट विंटर्स मून, इसमें भी आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो होती है सिमिली, ये भी ध्यान रखना, एज, सो, लाइक, ये वर्ड आता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, अब फिर से उसे वही पुराना, एक तरह से फैमिलियर एक, फैमिलियर का मतलब परिचित। अब उसने परिचित क्यों बोला? परिचित का मतलब उसने अपने चाइल्डहुड से जोड़ा है कि जब भी उसकी मदर जो है वो कहीं मिस्ड हो जाती थी, वो कहीं नहीं मिलती थी उसको, तो एट दैट टाइम शी स्टार्टेड टू फील पेन इन हर हार्ट या इन हर माइंड। तो उसे अपने दिल में, मन में एक डर या भय, एक फियर और एक दर्द होता था। तो उसी तरह से उसके मन में फिर वही डर और दर्द जो है होता है जब उसने अपनी मदर को देखा एज शी हैज बिकम सो ओल्ड, कि भाई वो इतनी ओल्ड हो गई है। तो इस तरह से वही पुराना उसने परिचित अपना जो है फैमिलियर एक्ट को बताया है। माई चाइल्डहुड फियर, क्या करा, मेरे बचपन का जो डर था, जब बचपन में मदर नहीं दिखती थी तो उस समय मैं when I started to search my mother and felt a pain in my heart, तो उस समय जो होता था वही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यानी कि वेरी सुन आई विल सेपरेट, आई वेरी सुन आई विल लॉस माय मदर, कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं मैं अपनी मदर को खो दूंगी। इस तरह से उसको वही दर्द हुआ। ऑल आई सेड वॉज, और जो कुछ था मैंने जो उसे कहा, तो वो कहती कि जो मैंने कुछ बोला अपनी मदर को, तो सी यू सून अम्मा, मैंने ये कहा कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। ये एक कंसोलिंग यानी कि कंसोलिंग वर्ड जो है, कंसोल करने वाले वर्ड्स होते हैं, ये कुछ एक दूसरे से हम करेंगे ये बहुत अभी बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तो मतलब सी वॉज ट्राइंग टू कंसोल हर मदर, यानी कि कहीं ना कहीं वो सी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं और साथ के साथ अपनी मदर से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। अब फिर वह कहते हैं कि जो सी यू सून, यहां पर भी आपका पोएटिक डिवाइस होती है, सीधा एलिट्रेशन होती है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। आगे लिखा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहां जो स्माइल एंड स्माइल, यहां पे भी रिपीटेशन, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी कि जो किसी वर्ड को हम उस पर जोर देते हैं और उस पर जो है फोकस करते हैं और इट वाज रिपीटिंग मोर देन वन टाइम, तो उसको वहां रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो रिपीटेशन है, तो वो कहती है कि मैंने जो किया, मैंने जो किया, मैं क्या कर सकती थी, स्माइल एंड स्माइल, तो इसका मतलब भी वही है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स दिस स्टैंजा हैज अपीयर्ड इन योर एग्जाम, तो वो कई बार आ चुका है, ये ध्यान रखना। स्माइल एंड स्माइल का मतलब सीधा सीधा हो गया शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर फीलिंग्स, शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, अपने उस दर्द को वो छिपाने की कोशिश कर दिया, इसीलिए जब वो बार बार जो है अपनी मदर की तरफ को मुस्कुराती है, कहीं ना कहीं वो ऐसा एहसास ही नहीं दिलाना चाहता है कि शी वाज सैड, कि वो दुखी है, तो ऐसा वो अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती है। एंड स्माइल एक बार फिर से भी आया है कि स्माइल, तो दो तीन बार आया। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, मैंने अपनी तरफ से अच्छी सी कोशिश तो की है, और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं। एक और खास बात है पोएम की, जो स्पेशल थिंग है वो ये है कि जो होल पोएम इज रिटन इन वन सेंटेंस, कि पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक ही सेंटेंस में फिनिश की गई है, एक ही सेंटेंस में लिखी गई है। यहां पर आपको फुल स्टॉप केवल एंड में मिलेगा, बीच में आपको यू विल फाइंड ओनली कॉमास, तो आपको कॉमा मिलता है, ये एक विशेष बात है। दूसरा, पोएम में कोई भी किसी भी तरह का ये यानी कि एनालिसिस ऑफ एनी पोएम का होता है कि पूरी पोएम आप एक तरह से देखेंगे तो एक ही सेंटेंस में लिखी हुई है, इसमें कोई स्टेंजा नहीं है, मतलब स्टेंजा नहीं है, किसी भी तरह का। दूसरा, अगर हम उसको यानी कि राइम स्कीम को देखते हैं
तो राइम्स इसमें कहाँ है कि नहीं है, स्टैंजा नहीं है, तो आप कह सकते हैं अनराइम पोएम, दिस इज अ अनराइम पोएम। ये जो चीजें होती हैं जो आपको बताया जा रहा है, ये दीज आर यूजफुल फॉर योर राइटिंग। इफ यू आर गेटिंग अ लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर फ्रॉम योर पोएम in your exam, then you may use these words कि भाई अनराइम पोएम है, वन सेंटेंस लिखा गया है, तो इट्स शोज दैट द स्टूडेंट नोज वेरी वेल एवरीथिंग, कि भाई छात्र जो है बहुत सारी चीजों को जानता है, ये आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, बाय स्टूडेंट, सी यू वंस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।